नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। मार्च का महीना खत्म होते ही एक नया वित्तीय वर्ष दस्तक दे रहा है। 1 अप्रैल यानी कि आज से 2025 में भारत में कई अहम वित्तीय नियम बदलने वाले हैं, जो हर नागरिक और टैक्स पेयर्स के लिए जानना बेहद जरूरी है। इन बदलावों का असर न सिर्फ आपकी आय पर पड़ेगा, बल्कि खर्च करने और बचत करने और डिजिटल ट्रांसफर के तरीकों पर भी दिखेगा। आयकर छूट या सब्सिडी जैसे फायदे 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जाते हैं, क्योंकि ये वित्तीय वर्ष के साथ साथ जुड़े होते हैं। वह इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास परियोजनाएं, सामाजिक कल्याण योजनाओं का फायदा मिलने से समय लगता है, क्योंकि इन पर काम करने की एक लंबी प्रोसेस होती है। आपको बता दें कि टैक्स स्लैब में बदलाव, टीडीएस लिमिट की सीमा बढ़ेगी, टीसीएस लिमिट की सीमा भी बढ़ेगी। विदेश में पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए 10 लाख तक भेजने पर टैक्स नहीं लगेंगे। वहीं अपडेट रिटर्न भरने के लिए ज्यादा समय ना करें, 48 महीने तक दाखिल कर सकेंगे। यूलिप पर कैपिटल गेन टैक्स यानी कि 2.5 लाख से ज्यादा प्रीमियम कैपिटल एसेट माना जाएगा। सस्ता और महंगा क्या कुछ होने वाला है, ये भी आपको हम बता दें कि सस्ता और महंगा कस्टम ड्यूटी बदलने का जो प्रोडक्ट है वो 150 से लेकर 200 प्रोडक्ट पर असर पड़ेगा। तो लगभग 150 से 200 ऐसे प्रोडक्ट हैं जिस पर जो सस्ता और महंगा होने वाला है, जिस पर असर पड़ने वाला है। तो आज से 1 फरवरी को जो बजट सत्र के दौरान जो बजट पेश किया गया था वो 1 फरवरी को किया गया था, और 1 अप्रैल से कुछ बजट जो पेश किए गए थे उस पर आज से नियम भी शुरू हो जाएंगे, यानी कि आज से वो फॉलो भी किए जाने लगेंगे। ऐसे में कुछ ऐसे भी कार्य हैं जो जुलाई तक भी जाते हैं, तुरंत ही उसे लागू नहीं किया जा सकता है, उसके पीछे बहुत कुछ कार्य करने होते हैं। ऐसे में 1 अप्रैल से बहुत से ऐसे कार्य हैं जो लागू हो जाएंगे। आपको बता दें कि जिस तरह से जो बजट पेश हुआ, वहीं पर अगर बात कही जाए राजनीतिक दलों से जुड़े हुए लोगों के बारे में, तो राजनीतिक दलों के कुछ ऐसे लोग हैं जो इस बजट से नाखुश हैं। विपक्ष के जो ऐसे नेता हैं जो इस बजट से नाखुश हैं, तमाम सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ऐसे में सबसे ज़्यादा इस बजट में कोई सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय रहा है कोई बजट, तो वो रहा है 12 लाख तक अब कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो 12 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा, लेकिन अगर विपक्षियों की बात कही जाए तो उन्होंने 12 लाख तक के टैक्स पर कई ऐसे सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा है कि 12 लाख तक टैक्स सिर्फ और सिर्फ देख दिखावा है, गोल गोल घुमाकर पैसे सरकार इधर से ना उधर से ले रही है। तो ये सरकार जनता को बेवकूफ बना रही है। इस तरह के तमाम ब्लेम भी लगे हैं। ऐसे में आपको बता दें, जो आइटम सस्ते हो सकते हैं उसके बारे में सबसे पहले आपको हम बता दें, $40,000 से ज्यादा कीमत या 3,000 सीसी से ज्यादा की इंजन क्षमता वाली कारें रहेंगी कम। सीबीयू यूनिट के रूप में आयातित मोटरसाइकिल जिनकी इंजन क्षमता 1600 सीसी से अधिक नहीं है। 36 लाइफ सेविंग दवाओं की बात कही जाए तो 36 लाइफ सेविंग दवाओं से कस्टम ड्यूटी हटाने के क्रिटिकल ट्रीटमेंट की कास्ट जो है उसे कम की जाएगी। ईवी सस्ते हो सकते हैं। सरकार ने बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए 35 कैपिटल गुड्स की ड्यूटी भी दी है। मोबाइल फोन बैटरी प्रोडक्शन के लिए 28 कैपिटल गुड्स को कस्टम ड्यूटी से छूट जाएगी। तो उस तरह से ये सारी चीज़ें जो हैं ये सस्ती रहेंगी। अब महंगे आइटमों की बात कही जाए तो महंगे आइटम में स्मार्ट मीटर, सौर सेल, आयातित जूते, आयातित मोमबत्तियाँ, आयातित नौकाएं और कई तरह के जहाज हैं जो महंगे होने वाले हैं। पीवीसी फ्लैक्स फिल्म, पीवीसी फ्लैक्स शीट्स, पीवीसी फ्लैक्स बैनर, निटिंग प्रोसेस से कपड़ा, एलसीडी या फिर एलईडी टीवी, ये सारी चीज़ें महंगी होने वाली हैं। छात्रों के लिए ये जो बजट है एक बहुत ज़्यादा राहत भरा होने वाला है, क्योंकि जो छात्र विदेश में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा राहत की बात है। जहां पर पहले टैक्स लगते थे, अब 10 लाख रुपए तक भेजने में कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। तो ये छात्रों के लिए भी एक बड़ी बात है, जहां पर छात्रों को अब नहीं देना पड़ेगा, 10 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इससे ज़्यादा पैसा भेजने पर जो टैक्स लगते थे वो अब नहीं लगेंगे। तो आज 1 अप्रैल से जो आज कई नियम लागू होने वाले हैं, इसी पर हम आज चर्चा करेंगे और
तमाम विषयों पर भी बातचीत करेंगे। ऐसे में जीएसटी से भी जुड़े कई बदलाव होने वाले हैं। आपको हम वो भी बता दें कि सालाना 10 करोड़ से अधिक कारोबार करने वाले कारोबारियों को इनवॉइस जारी होने के उसकी जानकारी इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर देना अनिवार्य होगा। पहले इसके लिए कोई कार्य करने होंगे। ऐसे में असर इसका क्या होगा वो भी आपको हम बता दें। अगर किसी कारोबारी ने एक पैन नंबर से अलग अलग राज्यों में जीएसटी का कोई पंजीयक कर कारोबारी को इनपुट टैक्स क्रेडिट के वितरण के लिए इनपुट सर्विस से जुड़े हुए हैं, तो ऐसे तमाम चीज़ें हैं जो आज जो बजट है उसमें आज से ये नियम लागू होंगे। वहीं हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए अनुज शिवहरे जुड़ चुके हैं जो सामाजिक कार्यकर्ता है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और समाज से जुड़े हुए सवाल पर आप अपनी बातों को रखते हैं बेबाक अंदाज में। सबसे पहला सवाल तो आपसे ये करूंगी कि जिस तरह से जो बजट पेश किया गया है और कई ऐसे जो नियम है जो बदलाव किए गए हैं, ऐसे में आज 1 अप्रैल से बहुत कुछ बदलाव भी होने वाला है। ऐसे में जो भी चीजें बदलने वाली हैं, आपको क्या लगता है कि वो समाज के हिसाब से सही रहने वाला है? कोई गाय आज पूरे देश में देखा जाए तो ये बताइए कि आज जो मध्यम वर्गीय आदमी है उसकी 12 लाख की इनकम का सवाल आए तो आपको लगता है कि वो 12 लाख रुपए साल कमा पाएगा? जो आप उसको इनकम टैक्स में 12 लाख की छूट की बात कर रही हैं, पहली बात। दूसरी बात, बैंकों की फेरबदल के बैंकों में आज देख रहे होंगे आप जिस तरीके से आम जनमानस पर लगाए जा रहे हैं, मध्यम वर्गीय आदमी पर लगाए जा रहे हैं, वो मैं समझता हूँ आधे से ज्यादा लोगों को तो मालूम ही नहीं है कि बैंक अकाउंट खुलवा लिया उसके बाद उस पर क्या क्या चार्ज लग रहे हैं उसको नहीं मालूम। मगर उसको तब मालूम होता है जब वो पासबुक में अपनी एंट्रीज करा लेता है, तब वो देखता है कि ये मेरे आ रहे ये काय के चार्जेस लग गए। तो ये सब सवाल होते हैं। सरकार इस घेरे में आती है कि लगातार देश की जनता के साथ जिस तरीके से खिलवाड़ किया जा रहा है वो एक सरासर धोखा है। कोई बजट का आप कहें कि आम जनमानस को फायदा, आम जनमानस के लिए बताइए क्या फायदे की बात है? राशन की आप बात करें, खाद्य पदार्थ लगातार महंगाई आसमान छू रहे हैं, कहीं उसमें कोई कटौती नहीं है। तो आम जो चीजें लोगों की होती हैं वो आम जो रोजमर्रा की जो चीजें होती हैं वो कहीं ना कहीं उसमें रियायत मिलती तो मैं समझता कि सरकार का ये बजट बहुत अच्छा है और आम आदमी को इसका फायदा मिलेगा, पहली चीज। दूसरी चीज आपने कहा टैक्सों का, तो टैक्स तो मैं समझता हूँ एक सदीकालीन से जो देश के और प्रदेश के उद्योगपति हैं वो देते आए और दे रहे हैं, उसमें आम जनमानस का कोई भी फायदा नहीं है। तो आप ये बताइए, आप जो खाद्य पदार्थ है, खाद्य पदार्थ पे लगातार महंगाई का जो एक आंकड़ा सरकार छुपा रही है, वो क्यों छुपा रही है ये समझ से परे है। लगातार देख रहे होंगे महंगाई आसमान छू रही है, बेरोजगारी देश में जिस तरीके से जिस कदर बढ़ रही है उस बेरोजगारी का आंकड़े को सरकार छुपा रही है, रोजगार देने में सरकार असमर्थ है। लगातार सरकार धर्म और मजहब के नाम पर पूरे देश को बांटने में जो लगी हुई है ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है। सरकार का बुनियादी मुद्दों पर कोई दिमाग नहीं है, ना कोई ध्यान है। आप यूपीआई की बात करें, यूपीआई का आज देश की सरकार ने, देश के प्रधानमंत्री ने डिजिटल इंडिया का नारा देके देश के लोगों को यूपीआई का एक चस्का लगाया। आज उस यूपीआई के लिए 1 अप्रैल से आप उसको बोल रहे हैं कि हम इसको बंद करने जा रहे हैं। तो ये सब चीजें बड़ी प्रश्न चिन्ह। 1 अप्रैल से सभी यूपीआई नहीं बंद हो रहा है ना सर, जो एक्टिव नहीं है उनको बंद किया जाएगा ना। इस तरह से तो फ्रॉड कार्य भी हो रहे हैं। आपको भी पता है कि साइबर ठगी कितने सारे इस देश में हो रहे हैं, तो ऐसे में इन सब पे रोक लगाने के लिए तो ये सारी चीजें बंद करनी पड़ेगी। नहीं, किस एंगल से गलत है, आप थोड़ा सा मुझे इसको समझाइए। देखिए, किसी का मेरा नंबर है, आपने रिचार्ज इतने महंगे कर दिए, किसी कारणवश हो सकता है कि मेरा 2 नंबर थे, 4 नंबर थे, 1 नंबर मेरा बंद हो गया, तो ये भी सरकार की बहुत बड़ी लायबिलिटी है। रिचार्ज पहले रिलायंस ने सिर्फ 500 रुपए में मोबाइल लाके देश के लोगों को मोबाइल का चस्का लगाया और वही आज रिचार्ज देश में 1000 रुपए के आसपास का रिचार्ज कर दिया है। तो ये आज बड़ी दिलचस्प बात ये है, पहले सरकार या प्राइवेट कंपनियां जो उद्योगपति हैं, चनिंदा उद्योगपति पहले देश की जनता को चस्का लगा रहे हैं और उसके बाद फिर उसको ही निचोड़ने का काम किया जा रहा है। तो ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है ना। आपने कहा कि वो फ्रॉडगिरी से, फ्रॉडगिरी डिजिटल जमाने में ये देखिए, आपको मैं बता देता हूँ, ये निश्चित रूप से बढ़ेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं
सरकार की इस पे जागरूकता का एक अभियान जो होना चाहिए वो नहीं चल पा रहा है। उस जागरूकता के कारण से लोग, मैं समझता हूँ बहुत समझदार लोग, पढ़े लिखे लोग इसका शिकार हो जाते हैं। कहीं ना कहीं इसका अभाव है। तो यूपीआई जो आपने बोला कि वो फ्रॉड गिरी के बचाने के लिए जो नंबर्स बंद हो गए हैं उनको वो बंद किया जा रहा है। तो मैं बता देता ना, वही आपको बता रहा हूँ कि मेरे घर में 4 नंबर थे, हो सकता है किसी कारणवश तो 2 नंबर में रिचार्ज नहीं करा पाया तो मेरे बंद हो गए। तो आम जनता को तो इसका सामना करना पड़ेगा, वो परेशानी को तो उसको झेलना पड़ेगा ना। सरकार ने पहले चस्का कैसे लगाया, आप ये बताइए, आपने क्यों चस्का लगाया देश की जनता को यूपीआई का? यूपीआई का चस्का लग गया, निश्चित रूप से उसको रिचार्ज कराना पड़ेगा अपने नंबर को चालू करने के लिए। निश्चित रूप से उसको बैंक के चक्कर काटने पड़ेंगे अपने यूपीआई को चालू करने के लिए। तो कहीं ना कहीं सरकार पे ये प्रश्न बहुत बड़ा है कि सरकार ने देश में इतनी महंगाई कर दी है कि आम जनता के लिए बड़ा दुर्लभ हो चुका है कि आज अपना जो खर्चा है वो कैसे उसको मेंटेन करें। आपने यूपीआई पे तो इतने सारे बात कह दिए सर, जो समय की बचत हो रही है, जो बैंक में जाकर लंबे लंबे लाइन लोग लगाया करते थे एक अमाउंट डालने में या फिर अमाउंट निकालने में, ट्रांजैक्शन में, उस समय का बचत नहीं हो रहा। जिस तरह से देश आगे बढ़ रहा है, विकसित हो रहा है और समय किसी के पास नहीं है, सभी अपनी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में काफी ज्यादा व्यस्त है। तो ऐसे में अगर डिजिटल भारत की तरफ, डिजिटल भारत को जिस तरह से देश केंद्र में बैठी सरकार अगर बना रही है, डिजिटल की तरफ उसको बढ़ा रही है, तो उसमें क्या कमी है सर? आप ये बताइए मुझे कि जो मध्यम वर्गीय से जो नीचे कैटेगरी है वो आज कितना यूपीआई इस्तेमाल कर रहा है? वो कितना बैंक में पहले जाके पैसा जमा कर रहा था, कितना बैंक में जाके पैसा निकाल रहा था? एक मैं समझता हूँ उसकी परसेंटेज आज भी कम है, कल भी कम थी और मैं समझता हूँ आने वाले समय में भी कम रहेगी। वो जानते ही नहीं है क्योंकि उसका रोजगार नहीं है। देश में रोजगार की जो कमी है वो मैंने आपको पहले भी कहा कि देश में रोजगार ना होने की वजह से लोग बेरोजगार है। लोग इसका बहुत बड़ा सामना कर रहे हैं कि आज लोगों के नीचे स्तर पे आप जाके देखिए कि देश के हालात क्या हैं। देश आज गरीबी की हालात से कैसे जूझ रहा है। सोना आपने देखिए, सोना कितना आसमान छू रहा है। सोना चांदी एक तरफ आसमान छू रहा है, एक तरफ देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि देश के मंगलसूत्र छीनने की बात विपक्ष कर रहा है। तो देश का आज मंगलसूत्र की बात करें तो वो कौन छीनने का काम कर रहा है? देश में कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा सवाल है कि देश में पूरे सोना इस तरीके से आग लगाया हुआ है, ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है। ठीक है, दिलीप जी भी हमारे साथ जुड़ गए। दिलीप यशवर्धन जो अर्थशास्त्री हैं, इनसे बात करेंगे। सर, जिस तरह से आज बजट जो 1 फरवरी को पेश किया गया है, वैसे एक बार फिर से आज बजट को लेकर कई नियमों में बदलाव किए जाएंगे और तमाम चीजें हैं, कई नियम आज से लागू भी हो जाएंगे। ऐसे में आपके ओपिनियन क्या है? सबसे पहले तो ये बताइए कि इस बजट को लेकर आप क्या विचार रखते हैं? क्या लग रहा है कि देश दुनिया में किस तरह से असर पड़ने वाला है इस बजट से? आदमी की सोच होती है, जो आम आदमी जिस चीज से मेनली इफेक्ट होता है वो होता है कि टैक्स स्लैब में क्या चेंजेस हुए और महंगाई पर कितना फर्क पड़ा। तो टैक्स स्लैब को लेकर के नो डाउट जो इंडिविजुअल टैक्स पेयर है उसके लिए जो स्लैब बढ़ा दिया गया था केंद्र सरकार के द्वारा 12 लाख रुपए तक थ्रेशोल्ड कर, मतलब नॉन टैक्सेबल कर दिया गया था, उससे नो डाउट उस वर्ग को, एक मीडियम क्लास को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। महंगाई सिर्फ बजट से ही इफेक्ट नहीं होती है, बजट के कई सारे फैक्टर्स होते हैं और साल भर कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होती रहती हैं जिससे महंगाई घटती भी है और बढ़ती भी है। बजट में जिन प्रावधानों को किया गया है, जैसे जीएसटी कुछ चीजों पर बढ़ाया गया, आज से एलपीजी गैस में कुछ खर्चा किया जा रहा है, तो कमोबेश कोई चीज घट रही है, कोई चीज बढ़ रही है और ये इफेक्ट साल दर साल, मतलब साल भर चलता रहता है। जीएसटी एक ऐसा लॉ हो गया है हमारे देश में जिसमें अमेंडमेंट सिर्फ बजट में ही नहीं होता है, उसमें कब अमेंडमेंट हो जाएगा ये जनता को तो पता ही नहीं होता, शायद सरकार को भी नहीं पता होता है। सरकार को भी जब जैसी जरूरत लगती है उसमें अमेंडमेंट कर देती है। और जीएसटी का इफेक्ट ये हो रहा है कि जीएसटी के अमेंडमेंट से चीजें सस्ती नहीं हो रही हैं, वो ओवरऑल कहीं ना कहीं इफेक्ट उसका एंड कंज्यूमर के ऊपर जाकर के पड़ रहा है। अगर किसी चीज में कोई रेट घटाया भी जा रहा है तो उसका बेनिफिट बहुत ज्यादा कस्टमर तक पास ऑन नहीं होता है। कस्टमर के ऊपर जो लेवी एक बार लग जाती है वो किसी ना किसी रूप में उसके ऊपर लगती ही रहती है। महंगाई बढ़ती ही जा रही है। एलपीजी इस बार सस्ती करी जा रही है, 45 रुपए, शायद जहाँ तक मुझे जानकारी है 45 रुपए सिलेंडर सस्ता किया जा रहा है। ये घरेलू बजट के लिए थोड़ा सा अच्छा कहलाएगा, लेकिन इसके साथ और सारी चीजें हैं जहाँ पर महंगाई का फर्क पड़ता है, वो आदमी की जेब पे फर्क डालता ही डालता है और वो डालेगा। 12 लाख तक टैक्स पर 12 लाख तक जो इनकम है उस पर टैक्स नहीं लगेगा, इस पर क्या आपका विचार है?
सबसे तो ज्यादा अच्छा है, चर्चा का मैंने विषय कहा। इस बार के बजट में यही रहा है। हाँ, चर्चा का विषय भी रहा है और फायदे का विषय भी रहा है। स्पेशली जहाँ तक जो सरकारी कर्मचारी है उसमें एक जरूर सुबुगाहट है कि भाई 12 लाख तक का जो लिमिट करी गई है और अभी पे कमीशन लागू होने वाला, उस पे कमीशन के लागू हो जाने से जो सरकारी एम्प्लॉय है उसकी सैलरी 12 लाख रुपए क्रॉस कर जाएगी। तो सरकारी आदमी का कहना है कि हमें तो कोई फायदा होगा नहीं। तो सरकारी आदमी को पे कमीशन लगने के बाद फायदा होगा या नहीं होगा ये बात की बात है, लेकिन अदर देन सरकारी आदमी जो बिजनेसमैन है, जो मिडिल क्लास का बिजनेस है, जो मिडिल क्लास का टैक्स पेयर है, जो सर्विस प्रोवाइडर है, 12 लाख की लिमिट बढ़ने से उसको फायदा हुआ है। 12 लाख तक के होने से फायदा हुआ है, ठीक है। लेकिन हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता भी जुड़े हुए हैं, वो तो लगातार इस बात को कह रहे हैं सर कि गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ महंगाई बढ़ाई है, मुद्दों से भटका रही है, इस बजट से कोई फायदा नहीं होने वाला है। क्या आप उनकी बात से सहमत है? सबसे पहले तो यही मैं आपसे जान लूंगी। नहीं, जहाँ तक इनकम टैक्स की बात को है, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। 12 लाख का स्लैब हुआ है, इसमें कहीं कोई भटकाने वाली चीज नहीं है, कहीं कोई कंडीशन नहीं है। 12 लाख तक बेनिफिट आपको मिलना है तो मिलना है, इंडिविजुअल टैक्स पेयर को मिलना है तो मिलना है। अब वो किसी की लिमिट 12 लाख से ऊपर चली जाएगी तो उस पर नॉर्मल टैक्सेशन लागू हो जाएगा, वो अलग की बात है। लेकिन इससे एक बहुत बड़े तबके को फायदा हुआ है और इसमें सरकार की तरफ से कहीं कोई भटकाने वाली चीज नहीं। हाँ, ये अलग बात है कि जो बाकी महंगाई का मुद्दा है वो अपनी जगह पर है, वो है, मैं उससे सहमत हूँ। लेकिन इनकम टैक्स के स्लैब में बढ़ावा करके मुद्दों से भटकाया जा रहा है, मैं इस बात को समर्थन नहीं देता। ठीक है, ठीक है। मैं अगला सवाल अनुज जी से लूंगी। अनुज जी, जिस तरह से जो विदेश में रहकर जो छात्र अपनी पढ़ाई को पढ़ रहे हैं और वहां पर जब उन्हें पैसे इंडिया से भेजे जाते थे तो उस पर टैक्स लगते थे, अब 10 लाख तक भेजने पे कोई टैक्स नहीं लगने वाला है। और आप एक तरफ सरकार की नाकामियों को गिना रहे हैं, तो विदेश में रहने वाले जो बच्चे पढ़ रहे हैं उसके प्रति क्या ओपिनियन है? क्या लग रहा है आपको, इस बजट से क्या होने वाला है जिस तरह से टैक्स नहीं लगेगा? विदेश की जो नीति है वो कहीं ना कहीं जो है इसमें शिक्षा जगत में जो हुई है ये मैं कहता हूँ कि ठीक है, मगर आप ये देखिए कि लगातार जब से डोनाल्ड ट्रंप बने, जब से एक टैरिफ का एक नया एक विदेश में चलन आया है और वो टैरिफ के नाम पर देश में लगाए जा रहे हैं, वो लगातार आप देख रहे होंगे, चाहे इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स हो, चाहे वो गोल्ड सिल्वर हो या और पदार्थ हो या उन चीजों हो, और टैरिफ के नाम पे सरकार, देश की सरकार पर लगातार एक अपना प्रेशर बनाई हुई है। और उसके आधार पे देख रहे होंगे कि आज बहुत सी ऐसी चीजें कि आसमान छू रही है। जैसे आपने कहा कि अभी गाड़ियां महंगी होंगी, निश्चित रूप से वो गाड़ियां पार्ट्स पे जब टैरिफ उन्होंने कुछ लगाया है 15 या 25% का, और उसके आधार पे वो देश में महंगाई आपको इंडिया को सामना करना पड़ेगा, देश की सरकार को सामना करना पड़ेगा। तो लगातार आप देख रहे होंगे विदेश की ये नीति भी आपको देखनी होगी कि आपने कहा कि 10% टैक्स की छूट करी है, तो 10% टैक्स के अलावा आप एक दूसरा पहलू भी ये देखिए कि आज विदेशों में जिस तरीके से टैरिफ का एक नया एक मैं कहूँगा डकैती का चलन आया है, ये क्या है? ये देश में सरासर देश पे लूट हो रही है टैरिफ के नाम पर। तो ये कहीं ना कहीं और एक तरफ से रिलीफ देकर और जगहों से उसको टर्म देकर वसूला जा रहा है। तो ये भी एक दिलचस्प बात है कि देखने लायक होगी। तो सर, कौन सी गवर्नमेंट आएगी जो ये अच्छे से नियम लागू करेगी, बजट अच्छी तरह से पेश करेगी, जिसके बाद से हर एक एंगल से सारी चीजें सही होंगी? आप मुझे जरा बताइए। देखिए, निश्चित रूप से आप ये समझिए, इससे पहले देश में कांग्रेस या यूपीए की गवर्नमेंट थी, तो आप देखिए कि देश का डॉक्टर मनमोहन सिंह जी सरकार थी, तो उन्होंने देश का ना रुपया गिरने दिया था, देश का रुपया गिरता जा रहा लगा था। आज देश के रुपये पे कहीं भी देश की सरकार चिंताजनक नहीं है। जो मेन मुद्दों की बात है उस पर आज देश की सरकार कतई ध्यान नहीं दे रही है। आप यूपीए सरकार, मनमोहन सिंह की सरकार में देखिए कि देश का मतलब आप क्रूड ऑयल ले लीजिए, जब 105 या 106 रुपए डॉलर था, उसके बावजूद देश में पेट्रोल और डीजल जो एक नियमित रेट पे बिक रहा था। आज हर चीज देखिए कि लगाम से बाहर है, देश की इकोनॉमी अर्थव्यवस्था पूरी बिगड़ी हुई है। तो ये बड़ा प्रश्न, आपने कहा कि ऐसी कौन सी सरकार होगी, इससे पहले की सरकार आपको दिखाना चाहता हूँ, आपको आईना दिखाना चाहता हूँ कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार ने देश को बिल्कुल एक सांचे में रखकर आम जनमानस को जो फायदा पहुंचाया है वो कतई छुपाने लायक नहीं है। पहले लोग आज लोग रोटी की चिंता कर रहे हैं कि हम सुबह से लेकर शाम तक कमाएंगे, शाम को रोटी हम कैसे खाएंगे। पहले की सरकार में, डॉक्टर मनमोहन सरकार में ऐसी कोई चिंताजनक बात नहीं थी। देश खुशहाल था,
देश में कहीं ना कहीं तरक्की हो रही थी। लोग पहले 1 से 4 मकान कर रहे थे, आज 1 से 2 मकान करने में देश की आम आदमी की रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है। ये भी आप को देखना हो। आपने बड़ा प्यार से कहा कि ऐसी कौन सी सरकार होगी कि हर एंगल से, मैं आपको फिर वही आना दिखाना चाहता हूँ। देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, वो देश में क्या कहते हैं एक दिलचस्पी लोगों को आम, उन्होंने हर एक वर्ग को फायदा पहुंचाने का काम किया था। मुझे आईना अच्छे से पता है सर कि आईना किस तरह से मैं देख रही हूँ, मुझे सब कुछ बखूबी पता है, ठीक है। विदेश के रिलेशन भी मुझे पता है पहले से, और अभी के भी रिलेशन पता है, ठीक है। हमारे साथ अर्थशास्त्री जी भी जुड़े, मुझे लगता है कि उनको इस बारे में ज़्यादा पता होगा कि अर्थशास्त्री हैं और इससे देश का जो अर्थव्यवस्था है क्या वो डेवलप होगा या घट रहा है। जिस तरह से समाज सेवक हमारे साथ जुड़े हुए हैं अनुज जी, मैं आपसे सवाल कर रही हूँ दिलीप जी, आपको क्या लगता है कि सच में इससे अर्थव्यवस्था डूबती हुई नजर आ रही है इस बजट से? दिलीप जी के पास शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है, ठीक है। अनुज जी, मैं फिर से आप ही के पास लौटूंगी। बहुत सारी चीजें अगर गवर्नमेंट ने महंगी की है तो बहुत सारी चीजें सस्ती भी की हैं, और जो आइटम सस्ते की है मैं वो भी आपको बता दे रही हूँ। $40,000 से ज्यादा कीमत या 3,000 से सीसी से ज्यादा की गई इंजन या क्षमता वाली कारें ये सस्ती होंगी सर। जो कारें हैं अब वो सस्ती होने वाली हैं। उसके अलावा सीबीयू यूनिट के रूप में आयातित मोटरसाइकिल जिनकी इंजन क्षमता 1600 सीसी है वो भी सस्ती होगी। तो आप कारों को लेकर जो महंगा बोले, कारें महंगी नहीं होने वाली है बल्कि कारें सस्ती होने वाली। महंगे जो आइटम है कुछ आपको मैं बता देती हूँ, स्मार्ट मीटर है, सौर सेल है, आयात की टोल टैक्स, आज देश में टोल टैक्स में बढ़ोतरी हो रही है, ये क्या आम जनमानस पे फर्क नहीं पड़ेगा इस पे, जेब पे? आप ये बताइए। लगातार देश में टोल टैक्स में बढ़ोतरी हो रही है, आप उस पर क्यों नहीं प्रश्न चिन्ह लगा रही है? देश में कौन मध्यम वर्गीय से जो कैटेगरी है आप उसको क्यों नहीं गिनना चाहते हैं? वो कितना लोग उसको रोज गाड़ी खरीद रहे हैं, आप मुझे ये बताइए। उसकी मात्रा क्या है, उसका परसेंटेज क्या है कि लोग रोज कितनी गाड़ी खरीद रहे हैं? आप ये देखिए कि मुझे इस बात का जवाब दीजिए, कितना फर्क पड़ रहा है। अनुज जी, मुझे इस बात का जवाब दीजिए, कौन सी ऐसी गवर्नमेंट है जो लोगों की जेब में पैसा भरती है? दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ती जा रही है, चाहे वो भारत का हो या फिर फॉरेन की बात हो। तो आप अगर बजट की बात करें तो बजट अगर कहीं से पैसे निकाले जा रहे हैं, ₹400 का सिलेंडर था तो आज एनडीए की सरकार में क्या कहते हैं ₹1100 का सिलेंडर है। तो आप ये देखिए ना, कहाँ 450 का सिलेंडर था, कहाँ यही सरकार जब चुनाव आ जाता है तो अपने अपने राज्यों में वायदा कर देते हैं कि हम 450 ₹500 का सिलेंडर देंगे। तो ये कैसे देंगे? ये एक बड़ा प्रश्न है देश में। मगर आप ये बताइए, आप चैनल इतना इसको इस तरीके से मोटिवेट करता है, आप इस पर क्यों नहीं मोटिवेट करते कि जब सरकार का चुनाव आता है तो वो 450 का सिलेंडर होता है और वही सरकार चुनाव चला जाता है तो वही ₹1100 का सिलेंडर होता है। इस पर क्यों मोटिवेट नहीं करते हैं आप लोग? आप लगातार सरकार की उपलब्धियों को गिनाने का काम करते हैं। लगातार कभी भी आप लोगों ने सरकार की बैड एलिमेंट्स को दिखाने का काम किया होता तो आज देश की सरकार, देश के ये हालात नहीं होते। देश की आप इकोनॉमी पे आप बात नहीं करना चाहते, देश की बेरोजगारी पे आप बात करना नहीं चाहते। जब हमारे साथ एक अर्थशास्त्री जुड़े हुए हैं सर, जो आपसे और हमारे से ज्यादा नॉलेज रख रहे हैं, जब वो बता रहे हैं तो ज्यादा आप अर्थशास्त्री हैं। आपकी अर्थशास्त्रता ज्यादा महत्वता रखती है क्योंकि पूरे देश में आप लगातार इस डिबेट के माध्यम से लोगों को लाइव दिखा रहे हैं। आप क्यों नहीं दिखाते? मैं आप पे प्रश्न चिन्ह लगाता हूं कि आप आज देश में पूरा चैनल जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का एक मोहरा बन के काम कर रहा है, ये ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों एक पर्दे पर काम हो रहा है? लगातार आप सच्चाई को, एक तरफ सच्चाई का पहलू क्यों नहीं दिखाना चाहते? तो सच्चाई के पहलू को देश में इस आईने को सामने दिखाने का भी काम करना आपका एक नैतिक कर्तव्य बनता है। ठीक है, आपने बोल लिया, अब मेरी भी बात सुनिए। सबसे पहली बात तो ये सुनिए कि अनर्गल बातों के लिए ना यहाँ पर आपको बैठाया गया है और ना मैं यहाँ पे आपसे उन सब बातों पे बात करने वाली हूँ। यहाँ पर अगर बजट को लेकर बात हो रही है, अनुज जी बात सुन लीजिए। अगर आपकी बातों को मैं सुनी हूँ तो आप भी मेरी बातों को सुनिए। लगातार आप बोलने के लिए नहीं बैठे हैं, आप लगातार बोलने के लिए नहीं बैठे अनुज जी। आप बातों को सुनिए फिर जवाब दीजिए, आपको भरपूर मौका दिया जा रहा है। आप ही से सबसे ज्यादा सवाल और जवाब मैं कर रही हूँ। आप लगातार बोले जा रहे हैं, बात को सुन लीजिए फिर जवाब दीजिए। सबसे पहली बात तो बजट पे बात हो रहा है, अनर्गल मुद्दों पे बात हो नहीं रहा है, और ना यहाँ पे मीडिया किस तरह का प्रचार करे, इस तरह का प्रसार कर रही है, इस पे भी बात नहीं हो रहा है। तो आप बजट पे बात कर नहीं रहे हैं। एक मैंने पॉइंट लिखा कि कौन सी ऐसी गवर्नमेंट है जो लोगों के पॉकेट में पैसे भरती है। आप मुझे जरा ये बताइए, डिजिटल भारत, अगर भारत डिजिटल की तरफ बढ़ रहा है उससे भी आपको दिक्कत है, फिर आप लोग कहेंगे हमारा भारत पीछे है,
आज भी पेपर और पेन लेके बैंक में दौड़े, आप यूपीआई पे सवाल खड़े किए, जो नंबर एक्टिव नहीं है क्यों वो बंद नहीं किए जाएंगे? साइबर ठगी जो हो रहा है उसका जिम्मेदार कौन होगा? साइबर ठगी जो हो रहा है, सीधे सवाल आप लोग गवर्नमेंट पे खड़ा करते हैं, उसका जिम्मेदार कौन होगा जो नंबर एक्टिव नहीं है? देश की मेडिकल व्यवस्था की बात कर रहे हैं, कई मेडिकल व्यवस्थाओं की आप बात कर, मेडिकल व्यवस्थाओं की इसी बजट में बात हुई थी कि कई स्वास्थ्य केंद्र बनाए जाएंगे, कैंसर की दवाइयां सस्ती होने वाली हैं। पहले बजट को पूरी तरह से देख लीजिए ना सर, अनलगढ़ की बातें यहां पर रखने के लिए नहीं बैठाया गया आपको। पहले सारे पॉइंट्स देख लीजिए, जान लीजिए, फिर सवाल खड़े करिए। आप सिर्फ अगर एक सरकार के गुणगान गाने के लिए बैठे हैं तो फिर भाई वो बात ही अलग है। ठीक है, इस बातचीत में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े और अपना कीमती वक्त दिए। तो जिस तरह से बजट को लेकर आज 1 अप्रैल है और ऐसे में तमाम चीजों पर बदलाव किए जाएंगे और क्या कुछ जनता के हित में है, क्या कुछ